अम, हमें आज हम देखेंगे कि एसक्यूएल को हम एक्चुअली में इंटीग्रेट कैसे करेंगे हमारे पाइथन कोड में। तो अब एसक्यूएल क्या होता है? तो जैसा कि हमें पता है कि जब हम मेजॉरिटी ऑफ द डेटा को जब स्टोर करते हैं तो हम नॉर्मली उसे किसी टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करते हैं, किसी बाइनरी डेटा में स्टोर करते हैं। तो एसक्यूएल एक डेटाबेस है जिसके थ्रू हम डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं और डेटा के बीच में एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एसक्यूएल को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एसक्यूएल लाइट यूज़ करूँगा, और क्योंकि एसक्यूएल लाइट जो है वो एक एम्बेडेबल डेटाबेस है। अब एम्बेडेबल डेटाबेस क्या होता है? अब जिस डेटाबेस के लिए आपको एक सर्वर ना स्टार्ट करना पड़े, हम उसे एक एम्बेडेबल डेटाबेस कहते हैं। इस केस में हमारा वो एम्बेडेबल डेटाबेस है एसक्यूएल। उसके बाद हम इस डेटाबेस से, अब हमने लाइब्रेरी तो इंपोर्ट कर ली, पर इस डेटाबेस से एक कनेक्शन भी बिल्ड करना है। तो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हम लाइब्रेरी को कॉल करेंगे और उसमें एक फंक्शन प्रेजेंट है, उसे हम कॉल करेंगे। वो फंक्शन एक पैरामीटर लेगा जिसका नाम, जो हमारा एक्चुअली डेटाबेस का एब्सोल्यूट पार्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक डिफ़ॉल्ट नेम लूँगी, जैसे कि example.db, तो जो हमारा डेटाबेस है वो हमारे रूट डायरेक्टरी में क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इससे पहले ये किया था, इसलिए यहाँ पे एक डेटाबेस है, वरना यहाँ पे एक डेटाबेस नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद हमें इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कनेक्शन चाहिए। तो हम कनेक्शन कैसे बिल्ड करेंगे? उसके लिए हमारे पास हमें एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब कर्सर का काम क्या होता है, तो एक बार अब देख लेते हैं किस चीज़ का क्या काम है। तो यहाँ पे जो हमारा एसक्यूएल लाइट है, राइट, ये हमारा एक ड्राइवर है। अब ड्राइवर क्या होता है? तो जो डेटाबेसेस होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये इंडस्ट्री लेवल होते हैं, और ये काफ़ी लो नेटिव लेवल कोड्स में लिखे जाते हैं। ये एम्बेडेबल होते हैं, मतलब ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ वर्क करना चाहिए। तो अब एक सी में लिखा हुआ कोड हमारा पाइथन में कैसे वर्क करेगा? तो उसके लिए हम रैपर लाइब्रेरी यूज़ करते हैं और ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हम एसक्यूएल लाइट यूज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअली में एसक्यूएल लाइट डेटाबेस नहीं है, पर ये एक ड्राइवर है जो एसक्यूएल लाइट से कनेक्शन बिल्ड करेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सेंस कर रहा होगा कि मैंने ये क्यों लिखा कि एसक्यूएल डॉट कनेक्ट, बिकॉज हम यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्स नहीं कर रहे डेटाबेस के साथ, हम उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम कर्सर लेंगे। अब कर्सर क्या होता है? अब जैसे कि हम नॉर्मली सोच सकते हैं, एक नॉर्मल कर्सर क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कर्सर के यहाँ मूव कर रहा हूँ तो इसका काम क्या है? इसका काम है मुझे इस स्क्रीन पे नेविगेट कराना। तो अब एक डेटाबेस में रोज़ एंड कॉलम में डेटा अरेंज होता है और वो ग्रिड शेप में होता है। तो अब मैं उसमें जब नेविगेट करूँगा तो मुझे एक कर्सर चाहिए जो उस डेटाबेस में नेविगेट कर सके, उसे अपडेट कर सके। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या करेंगे? अब जब हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, राइट, तो इस कर्सर को ना हम एक स्टेटमेंट देंगे। ओके, तो अब कर्सर को हमें बताना है कि कर्सर करेगा क्या, राइट। तो अब हम कर्सर को बताएंगे कि कर्सर को एक एग्जीक्यूट करना है। अब कर्सर को क्या एग्जीक्यूट करना है? तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो अभी तक हमें कितना समझ में आया? अभी तक हमें ये समझ में आया कि एसक्यूएलाइट ट्री जो है वो एक ड्राइवर है जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे कर्सर जो है वो एक हमारे लिए काइंड लाइक माउस है जो इस एसक्यूएल डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेगा। मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि एसक्यूएलाइट ड्राइवर जो है वो एक डेटा केबल की तरह है, वहीं कर्सर जो है वो एक प्रोटोकॉल की तरह है जो हमें हेल्प कर रहा है कम्युनिकेशन में। अब ये स्टेटमेंट क्या है? अब स्टेटमेंट वो इन्फॉर्मेशन है जो हम एसक्यूएलाइट तक पहुंचाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल एसक्यूएलाइट डेटाबेस में हमारे पास कुछ है नहीं, राइट, तो हम एक स्कीमा बनाएंगे। अब स्कीमा क्या है? तो हमें ये पता लग गया कि एसक्यूएलाइट 3 जो है हमारा ड्राइवर है, एसक्यूएलाइट जो हमारा डेटाबेस है, कर्सर जो है हमारा हेल्प कर रहा है उस डेटाबेस में नेविगेट करने में। पर उसका स्ट्रक्चर क्या है? यही एक्चुअली में स्कीमा होता है।
तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो मैं डेटाबेस में बुक्स को सेव करना चाहता हूँ ऑथर नेम के साथ, तो ये चीज़ मैं एसक्यूएलाइट डेटाबेस को कैसे समझाऊँ कि तुम्हें इस चीज़ को इस तरीके से स्टोर करना है। तो जब हम इसके एक रिलेशन को फॉर्म करेंगे तो हम उसे स्कीमा बोल देंगे कि देखो मैं तुम्हें जो डेटा देने वाला हूँ वो इसी फॉर्मेट में और आपको इसी फॉर्मेट में अरेंज रखना है। तो इस वे में हम स्कीमा बिल्ड करेंगे। अभी के लिए इस टेम्परेरी डेटाबेस को उड़ा देते हैं, राइट। और अब हम इस स्कीमा को बिल्ड करेंगे। तो अब हमें इस स्कीमा को जब बिल्ड करना है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्रिएट। अच्छा, एसक्यूएल जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना काफ़ी हद तक ह्यूमन रीडेबल होते हैं, काफ़ी इंग्लिश होता है, तो आप जो भी पढ़ोगे आपको उसी वक्त समझ आ जाएगा। तो ये प्रोग्रामेटिकल नहीं है ज़्यादा, काफ़ी लॉजिकल सेंस करते हैं। तो हम शुरुआत में कहेंगे क्रिएट, मतलब कुछ बनाओ। पर क्या बनाओ, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम एक स्कीमा बनाना चाहते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। लेकिन अब अगर आपने थोड़ा सा भी डेटाबेस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डेटाबेस में जो डेटा होता है नॉर्मल एसक्यूएल डेटाबेस में, जिसे हम सीक्वल डेटाबेस भी कहते हैं, तो उसमें डेटा रो और कॉलम में अरेंज होता है। और जब हम किसी भी चीज़ को रो और कॉलम में अरेंज कहते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, हम उसे टेबल कह देते हैं। तो हमें एक टेबल बनाना है। लेकिन अच्छा, एक और प्रॉब्लम आ जाती है डेटाबेस में जो हम मेजरली इग्नोर कर देते हैं, और वो प्रॉब्लम ये होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यूज़र्स कर दूँ, राइट, और इसमें लेट मी सी हम क्या क्या एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा ओके यहाँ पे हम डाल देंगे आईडी, राइट, और इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। अब मैंने ये क्यों किया मैं अभी 2 मिनट में समझाऊंगा, और इस सारी लाइंस का मतलब क्या है ये भी समझाऊंगा। उसके बाद हमने कह दिया नेम जो है वो एक टेक्स्ट है, और नेम के अलावा हम क्या डाल सकते हैं, चलो एज डाल दिया। अच्छा, हम बुक्स नहीं बना रहे, यूज़र्स बना रहे हैं, ठीक है, जो एक इंटीजर है, राइट। अब हमें नेम जो चाहिए वो नल नहीं चाहिए, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई यूज़र है उसका नाम ही ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, हर यूज़र का कुछ ना नेम होगा ही। अच्छा, अब हम देखते हैं, अभी हम इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि एसक्यूएल एक्चुअली में कितना ह्यूमन रीडेबल होता है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिएट टेबल। हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम यूज़र्स है। अब इस यूज़र्स टेबल में एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है, यूज़र्स टेबल बन गया तो आप माइंड में इमेजिन कर सकते हो ओके एक बॉक्स बन गया है जिसके ऊपर यूज़र्स लिखा हुआ है। लेकिन अब उस बॉक्स के अंदर क्या है, तो उस बॉक्स के अंदर हम कॉलम्स बना रहे हैं। अब हम कितने कॉलम्स बना रहे हैं, यहाँ पे हम टोटल 3 कॉलम्स बना रहे हैं, जिसमें से पहले कॉलम का नाम है आईडी, दूसरे कॉलम का नाम है नेम, और तीसरे कॉलम का नाम है एज। इसके साथ हम एक और चीज़ असाइन करें जो मोस्टली हम पाइथन में नहीं देखेंगे, पर ये काफ़ी जगह हम एनकाउंटर करेंगे। अगर आप कभी भी फॉर एग्जांपल लेट्स मी से किसी भी डेटा को एक टेम्प फाइल बनाते हैं, राइट। अगर लेट्स से आई से प्रिंट टाइप, तो अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे str आया, राइट। वहीं मैं अगर int लिख दूँ, फॉर एग्जांपल लाइन डाल दूँ, तो यहाँ पे int आया। तो ये क्या था, ये हमारे डेटा टाइप्स थे, राइट। तो ऐसे ही एसक्यूएल में भी डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन डेटा टाइप्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इसका भी एक रीज़न होता है। फॉर एग्जांपल एक इंटीजर जो है वो कम डेटा लेगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि नंबर्स छोटे होते हैं। वहीं टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा डेटा लेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप उसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर करेंगे। और तो इसलिए हम डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं हमारे डेटाबेस को और एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए। तो इसलिए हम हर चीज़ के साथ एक डेटा टाइप असाइन करते हैं, जिससे एसक्यूएल को पता हो कि अच्छा मुझे इसके लिए इतना डेटा स्ट्रक्चर में असाइन करके रखना ही रखना है कि मेरा जो डेटा है हमेशा ऑर्गेनाइज रहे जब भी नया इनपुट आए। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बनाई, आईडी, नेम, एज। जिस आईडी का मतलब है इंटीजर, आईडी का टाइप है इंटीजर, नेम का टाइप है टेक्स्ट, और एज का टाइप है इंटीजर। इसके साथ मैंने 2-3 चीज़ें और लिखी हैं, जो कि मैंने नेम में लिखा है नॉट नल। अब नल क्या होता है, नल का मतलब होता है नथिंग, मतलब कोई ऐसी चीज़ जहाँ कुछ नहीं है उसे हम नल कह देते हैं।
और इसके आगे हमने नॉट लगाया, मतलब कुछ नहीं, नहीं मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, सुनने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा होगा, पर अब इसे एक बार में पढ़ लेते हैं। नेम इज़ टेक्स्ट विच इज़ नॉट नल। तो मतलब नेम जो है वो टेक्स्ट होगा, जैसे कि लेट्स से आशीष या फिर अमनदीप, एंड वो नॉट नल होगा, मतलब वो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वहाँ कुछ भी ना दूँ, मुझे कुछ ना कुछ हमेशा ही देना पड़ेगा। एज जो है एक इंटीजर होगा। अब इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर है हम उन्हें इंटीजर्स बोल देते हैं। उसके अलावा हमने एक आईडी भी असाइन किया। अब ये आईडी क्या है? अच्छा, यहाँ पे आईडी की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मतलब इतना बड़ा वर्ल्ड है तो इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हो सकता है इस बड़े वर्ल्ड में दो लोगों का नाम आशीष हो और दोनों का ही एज 19 हो। तो उस केस में हम यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा ये आशीष इस आशीष से डिफरेंट है? तो वहाँ पे हम आईडी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे ये प्राइमरी की क्या है? तो ये प्राइमरी और की एक ही स्ट्रिंग है, मतलब एक ही एट्रीब्यूट है। और इसका मतलब होता है कि ये आईडी जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकती। मतलब आशीष 2 बार एग्जिस्ट कर सकता है, उसका एज भी 2 बार एग्जिस्ट कर सकता है, पर आईडी कभी भी 2 बार एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एक डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो एक दोबारा से नहीं आएगा। और फिर यहाँ पे है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मुझे तो नेम और एज से मतलब है, आईडी से उतना मतलब है नहीं। आईडी मैं इसलिए रख रहा हूँ कि मैं हर नेम और एज को यूनिक बना सकूँ, राइट, उसमें यूनिकनेस ला सकूँ। और तो अगर मुझे उसमें बस यूनिकनेस लाना है तो मुझे नंबर को यूनिक रखना पड़ेगा। अब मुझे पता है नंबर्स की लिमिट्स नहीं होती, वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। और मैं ऐसा है नहीं कि मैं किसी पर्सन को एक नंबर डेफिनेटली कुछ एक एग्जैक्ट नंबर असाइन करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं रैंडम क्रिएट करना चाहता हूँ, है ना, पर मैं रैंडम ये भी नहीं चाहता कि वो रिपीट हो। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि मैं 0 से 1 से स्टार्ट करूँ और हर बार उस नंबर को बढ़ाते जाऊँ। अच्छा, ये एक अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को यूनिक रखने का। अगर मैं 1 से हमेशा बढ़ाते जा रहा हूँ, लास्ट नंबर चेक कर रहा हूँ, अच्छा लास्ट टाइम मैंने 5th स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया था, इस टाइम 6th स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इंसर्ट वाला, तो उसमें मेरे को 6th आईडी डाल देना चाहिए। तो जब मुझे पता है मैं हमेशा नंबर को इंक्रीमेंट ही करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर दूँगा। मतलब मैंने एसक्यूएल को पहले से ही बता दिया कि अगर मैं कभी तुम्हें आईडी ना दूँ तो समझ जाओ पीछे जो आईडी है उसमें एक जोड़ के आगे बढ़ा दो। तो ये होता है ऑटो इंक्रीमेंट। अब जैसे कि हमने देख लिया कि काफ़ी एक्सप्लेनेबल है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो अब कर्सर को हमें एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। तो अब जब ही हम कर्सर को एग्जीक्यूट करेंगे ना, हमारे यहाँ पे आप देखोगे कि एक टेबल यहाँ पे एक डेटाबेस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डेटाबेस आ गया। अब शायद से मेरे पास कोई तरीका है नहीं यहाँ पे इस डेटाबेस को खोलने का। हाँ, नहीं है, सॉरी। तो जैसे कि हमने देख लिया कि हमारे पास डेटाबेस बन गया, पर हम अभी इस डेटाबेस को सिर्फ बनाए हैं। अच्छा, मैं अभी बता रहा था ना हम एक प्रॉब्लम एनकाउंटर करने वाले हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रीरन करूँगा तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। ओके, ये देखो यहाँ पे एक एरर आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि कर्सर में जो मैंने स्टेटमेंट डाला, एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करने को जो बोला ना, वो एक टेबल क्रिएट करने को बोला, लेकिन टेबल तो पहले से ही है, क्योंकि मैंने जब पहली बार एग्जाम्पल फाइल बनाया था तो उसमें टेबल बन गया था। तो जब मैंने दोबारा टेबल बनाने की कोशिश की तो डेटाबेस ने कहा कि टेबल पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो तुम दोबारा टेबल क्यों बना रहे हो। लेकिन हम ये इस स्टेटमेंट को एक बार तो हमेशा एग्जीक्यूट करने नहीं वाले हैं ना, हम हमेशा मेक श्योर करेंगे अच्छा हमारा प्रोग्राम रीसेट हो गया, हमने गलती से डेटाबेस फाइल उड़ा दिया, ठीक है हम टेबल दोबारा से बना लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना इसमें एक और चीज़ ऐड कर देंगे कि इफ़ ओके नॉट एग्जिस्ट। अब इसका क्या मतलब है कि अगर टेबल नहीं है तभी टेबल बनाना है, अगर टेबल है तो मत बनाओ। तो अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। कोई एरर नहीं आया, फाइल रन हो गया और कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब इसने क्या किया, अब इसने फिर से फाइल को रन किया, इसने फिर से डेटाबेस बनाया, फिर इसने फिर से एक कनेक्शन बिल्ड किया, इसने फिर से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया।
पर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा था इसने देखा यहाँ लिखा होता है इफ़ नॉट एग्जिस्ट, लेकिन डेटाबेस तो एग्जिस्ट करता था और डेटाबेस के अंदर टेबल भी एग्जिस्ट करता था, तो इसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। एसक्यूएल ने एग्जीक्यूट किया, कर्सर ने किया, पाइथन में किया, एसक्यूएल ने एग्जीक्यूट नहीं किया, डेटाबेस ने एग्जीक्यूट नहीं किया। ये बात हमेशा याद रखना है। कर्सर ने पूरा वर्क किया है, ड्राइवर ने भी पूरा वर्क किया, ड्राइवर ने मैसेज को पास कर दिया, कर्सर ने मैसेज को एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन डेटाबेस ने इग्नोर कर दिया। अच्छा, ये वार्निंग्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है? फॉर एग्जांपल मान के चलो तुम्हारे पास एक डेटाबेस है, उसमें बहुत सारे रो डेटा है, पूरे कॉलेज का तुमने, पूरे स्कूल का तुमने मेहनत से इकट्ठा किया, लेकिन गलती से अगर मान के चलो तुम्हारा डेटाबेस नया टेबल बनाने के चक्कर में वो पुराना टेबल ड्रॉप कर दे, उड़ा दे, डिलीट कर दे, तो तुम्हें लॉस हो गया, डेटा चले गया। इसलिए हमेशा ना तुम्हें डेटाबेस वार्निंग देता है। ये एक वार्निंग था जो एरर के फॉर्म में है, पर ये एक्चुअली में एक वार्निंग था कि टेबल पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं इसे वार्निंग क्यों कह रहा हूँ, एरर क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल एक स्टेटमेंट बेस्ड लैंग्वेज है, राइट, और उसका कोई भी प्रोग्राम लाइफ साइकिल नहीं होता, एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल नहीं होता, उसमें बस कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कंपोज करके ट्रांजैक्शन बनाते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कि ये एक स्टेटमेंट है जो छोटे छोटे स्टेटमेंट से बना हुआ है, तो ये एक वार्निंग था जो हमें डेटाबेस ने दिया था। अब इस वार्निंग को कर्सर ने एज अ एरर लिया, राइट, क्योंकि हम प्रोग्राम का एक लाइफ साइकिल होता है, तो हमें उस प्रोग्राम को बताना होगा ना कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ, राइट। अच्छा, तो अब हमें इतना पता लग गया कि ओके हम टेबल्स कैसे बनाएंगे, लेकिन अब उस टेबल में डेटा भी तो चाहिए ना भाई। अब तुमने टेबल बना दिया, उसमें डेटा नहीं डाला तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम फिर से एक एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। और जैसा कि अब तक नोटिस कर ही लिया होगा कि हमें जो स्टेटमेंट है वो एसक्यूएल में लिखना है, लेकिन पाइथन के अंदर। तो ये तो हम नहीं करेंगे क्योंकि टेबल पहले से बन चुका है, राइट। ऑटो कंप्लीट काफ़ी बेकार आ रहा है। इंसर्ट, अब हम इंसर्ट करेंगे इनटू, किस में करेंगे? टेबल में करेंगे, यूज़र्स, राइट, नेम एंड एज। हमने दो ही चीज़ क्यों ऐड किया? क्योंकि हम आईडी के साथ नहीं छेड़छाड़ करना चाहते हैं। हो सकता है ना कि भाई मैंने अभी तक एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना किया हो, एक भी आईडी ना डाला हो, पर मैं फाइनल एक ही बार में 10 डाल दूँ, तो अब आगे जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा भाई 11 होगा, लेकिन एक्चुअली में हमारे डेटाबेस में कितने आईडी हैं? तो एक ही है, तो इसलिए हम आईडी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली हम आईडी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने ये ऑटो इंक्रीमेंट लाइन डाला है, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हमने स्टेटमेंट तो लिख दी इंसर्ट की, जैसा कि देख सकते हो, पर इसे वैल्यूज़ भी तो चाहिए ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे ओके ये हमारा कॉलम है जिसे तुम्हें सेलेक्ट करना है, पर इसमें तुम्हें वैल्यूज़ क्या डालनी है? तो इसमें तुम्हें वैल्यूज़ डालनी है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, वेट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। हम क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रहे हैं? एक्चुअली में हम, क्योंकि पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एट द एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे नेम डालें तो हमें बार बार एनकोड करना पड़ेगा कि यहाँ पे हेलो लिख दो, यहाँ पे एज डाल दो, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि यहाँ जहाँ भी तुम्हें क्वेश्चन मार्क एनकाउंटर हो समझ जाओ इसे, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हमने कहा कर्सर को कि कर्सर देखो ये एक स्टेटमेंट है, पर इस स्टेटमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट। ओके, तो अब कर्सर बोलेगा ओके फिल इन द ब्लैंक्स है, पर मैं उसे किस चीज़ से फिल करूँ? तो यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन जो है वो 2 पैरामीटर लेता है। आई डोंट नो ये दिखाएगा कि नहीं। अच्छा ये देखो, एक स्ट्रिंग लेता है, एक सेल्फ लेता है। सेल्फ के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। स्ट्रिंग लेता है, ओके, स्ट्रिंग हमने पास कर दिया है, पर कुछ पाइथन प्रोग्राम्स आपके पैरामीटर्स भी लेते हैं। अब ये पैरामीटर्स क्या है? जहाँ फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्ट्रिंग के अंदर क्वेश्चन मार्क्स डाले, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स डाले, तो इसे एक पैरामीटर चाहिए जिसके थ्रू इसे पता लगे कि ओके इस फिल इन द ब्लैंक्स में पास क्या करना है। तो यहाँ पे मैं पास कर दूँगा एक रैंडम नेम, जैसे कि लेट्स से एनीथिंग। ओके, नेम सेलेक्ट करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ठीक है, कुछ भी रैंडम। ओके ठीक है, टाइपिंग पे मत जाना। और इसमें हम पास करेंगे उसकी एज। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा? मैंने कहा इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम एज वैल्यूज़।
नेम एज मतलब इन कॉलम को सेलेक्ट करो, इन ऑर्डर में सेलेक्ट करो और उसमें वैल्यूज़ क्या पास करो, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब ये वैल्यूज़ यहीं जाएंगे और हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ओके रोहन विद एज 11 जो है हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है, राइट। अब हम इस स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम इसे एक बार कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे कमेंट कर देंगे। अब हमने कमेंट इसलिए किया क्योंकि बार बार हम डुप्लीकेट्स ना क्रिएट कर दें, राइट। क्योंकि अभी हम बस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि एक्चुअली में एसक्यूएल वर्क कैसे करता है, डेटाबेसेस वर्क कैसे करता है, स्कीमा वर्क कैसे करता है। हमने अभी दो चीज़ें सीख ली, टेबल को क्रिएट कैसे करना है, उसमें डेटा इंसर्ट कैसे करना है। अच्छा, लेकिन प्रूफ कहाँ है कि एक्चुअली में डेटा इंसर्ट हुआ है, तो उसके प्रूफ के लिए हम क्या कहेंगे, हम एक और कर्सर का मान लिखेंगे। तो इस बार हम क्या कर्सर का मान लिखेंगे कि हम कहेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ऑब्वियसली कर्सर लो जो डेटाबेस से कनेक्टेड है और उसमें एक स्टेटमेंट डाल दो। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है, मैं कहूँगा सेलेक्ट। अच्छा, सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को चूज़ करना, राइट। लेकिन अच्छा, हम सेलेक्ट एवरीथिंग नहीं लिखते, पर हम एवरीथिंग के लिए ना एक सिंबल यूज़ करते हैं और इसे कहते हैं स्टार। हम स्टार को यूज़ करते हैं एज एवरीथिंग, ठीक है। तो हम अब सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली बात है, देखो डेटाबेस में टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं और हम टेबल्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे सेलेक्ट यूज़र्स, लेकिन ये एक गलत स्टेटमेंट है, राइट। ये गलत स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि हमने यूज़र्स टेबल को सेलेक्ट किया पर हमने इसे ये नहीं बताया यूज़र्स टेबल्स में क्या सेलेक्ट करना है। अच्छा, लेकिन ये तो काफ़ी इलॉजिकल हो गया ना कि हम यूज़र्स टेबल को सिलेक्ट करें पर उसमें हर चीज़ क्यों नहीं सिलेक्ट करें। इसका एक रीज़न है। फॉर एग्जांपल, जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में वर्क करोगे तो वहाँ पे बिलियंस, वो ज़्यादा बोल दिया, बहुत सारे कॉलम्स होंगे, लाइक हंड्रेड्स थाउजेंड्स, जब बहुत बड़ा डेटाबेस होगा तो उस केस में क्या हो सकता है, आपका जो आउटपुट है ना वो ओवरवेलम हो जाएगा। मतलब आपके पीसी पे इतना आउटपुट आएगा कि आपका एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है और आप शायद से उसे पढ़ भी ना पाओ। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा, मेरे को नेम सेलेक्ट करो और एज सेलेक्ट करो, लेकिन अब नेम एज तो का दो ही पैरामीटर है, राइट। तो मैं इसकी जगह कह सकता हूँ ये काम करो, सब कुछ सेलेक्ट करो, ठीक है। तो सेलेक्ट एवरीथिंग, पर कहाँ से सेलेक्ट करो, यूज़र से सेलेक्ट करो, राइट। अच्छा, यूज़र क्या था, यूज़र हमारे टेबल का नाम था यूज़र्स, ठीक है। अब हमने यूज़र से सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब जब हमने इसे सेलेक्ट कर लिया ना, तो अच्छा, अभी तक हम जो भी कर रहे थे उसमें हम इन आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे डेटाबेस से, पर यहाँ पे हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर हमारा डेटा कॉलम हमारे जो डेटाबेस है वो रो कॉलम में डिवाइडेड है, तो कॉलम हमारे एट्रीब्यूट्स के नाम है, पर जो हमारा डेटा है वो कहाँ पे स्टोर्ड है, रो में स्टोर्ड है। अच्छा, हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कॉलम और रो में, क्योंकि मुझे भी बहुत होता है। तो कॉलम हमारी वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं और रो हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होती हैं, राइट। तो अभी तक हमने बस वर्टिकल स्ट्रिप का यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप्स क्रिएट किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स भरे, राइट, जिसमें वर्टिकल डेटा था। ये पिछले कमांड में, इस कमांड में हम देखेंगे ओके उस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रिप्स हैं, मतलब रोज जो है, उनमें से डेटा को खींचना कैसे है। तो हमने एक और स्टेटमेंट लिखा जिसने कर्सर ने SQLite को बोला कि देखो सबको सिलेक्ट कर दो यूज़र से। तो मतलब अभी तक हमने जितना भी इंसर्ट किया है वो सब सेलेक्ट करो, और इसमें से क्या क्या एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है। इसमें से हमें नेम, एज और आईडी सेलेक्ट करना है। ओके, आईडी क्यों आ गया, क्योंकि हमने एवरीथिंग किया और आईडी भी एक कॉलम है, ये बात मत भूलना। तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे, हम यहाँ लिखेंगे रोज़, कुछ भी नाम दे सकते हो, पर मैंने कहा भाई थोड़ा लॉजिकल ही नाम ले लेते हैं, राइट। और हम कहेंगे कर्सर डॉट फैच ऑल। ओके, मैंने जो स्टेटमेंट लास्ट टाइम एग्जीक्यूट किया था उसने कुछ आउटपुट दिया था, बैकग्राउंड में डेटाबेस ने कुछ आउटपुट दिया था, तो मैंने कर्सर को बताया कि कर्सर वहाँ पे आउटपुट आया था, तुम उसे फैच करो और मुझे फॉर्मेट करके दो। तो कर्सर ने कहा ओके, ये रहा फॉर्मेट। अब इसमें हम क्या कहेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम दो चीज़ें कर सकते हैं।
अब क्योंकि ये रोज़ है, राइट, तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे रो होंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है एक ही रो एग्जिस्ट करता है, राइट, पर वेल लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे रोज हैं। तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, इन रोज़ को इटरेट कर सकते हैं। तो हमने कहा रोज़ इन रोज़। अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मैंने कहा रोज़ जो है ना वो हो सकता है एक लिस्ट फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली एक लिस्ट फॉर्म में होगा क्योंकि रोज़ है, तो उसे एक्सपैंड करो। अच्छा, एक्सपैंड हो गया, अब उसमें रो को ढूंढो। अब यहाँ पे जो ये रो है ना, इन रोज़, मतलब अब देखो एक लिस्ट में काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट में 1 2 3 4 5 लिखा है और मैं कहूँ आई इन लिस्ट, तो आई क्या करेगा, हर बार एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा जब तक लिस्ट ना ख़त्म हो जाए। ये फॉर करा रहा है। रो इन रोज़ का मतलब है कि अच्छा मैंने एक रो को रोज़ में से सेलेक्ट कर लिया, वो कौन सा रो होगा, पहला रो होगा। और फॉर का मतलब है कि जब वो पहला रो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो मैं दूसरा रो सेलेक्ट करूँगा, तीसरा रो सेलेक्ट करूँगा, कब तक, जब तक हम एंड वाले रो तक ना पहुँच जाएँ। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, हम इस रो के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम इस रो को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हम इसे प्रिंट करेंगे और प्रिंट, ओके, हमने एक गलती की है और वो गलती ये है कि जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे थे हम कनेक्शंस को क्लोज नहीं कर रहे थे, तो जो हमारा डेटा है वो मेमोरी में ही रह जा रहा था। एक चीज़ समझो, जब भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है ना तो वो हमेशा मेमोरी में पहले होता है, क्योंकि इसे हम कहते हैं कैशिंग, क्योंकि हमारा स्टोरेज होता है स्लो, राइट। और फिर हम उसे जब क्लोज करते हैं तो वो डेटाबेस में जाता है। तो जब हमने लास्ट टाइम ये एग्जीक्यूट किया था तो वो डेटाबेस में नहीं गया था और हमने इस चेंज को कमिट भी नहीं किया था। तो यहाँ पे हम कहेंगे कनेक्शन डॉट कमिट। अब इसने इस डेटा को सॉरी थोड़ी गलती होगी। अब जब हमने ये कमिट किया, ये रैम में चेंजेस गए। रैम हमारे क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारे रोम मतलब रोम नहीं, मतलब हमारा हार्ड ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज से हज़ारों गुना ज़्यादा फास्ट होता है। इसलिए हम हमेशा कुछ भी जब प्रोग्राम करते हैं तो वो रैम में जाता है और उसमें जो चेंजेस होती हैं ये एक लॉजिकल चेंजेस है तो वो भी रैम में जाती हैं। तो जब भी हमें इन चेंजेस को ड्राइव के साथ सिंक करना है, सिंक का मतलब क्या होता है, दोनों में जो भी चेंजेस है उसे सिमिलर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रैम में लिख दिया 1 और हार्ड ड्राइव पे है 2, तो जब मैं 1 रैम को हार्ड ड्राइव से सिंक करूँगा तो हार्ड ड्राइव में भी आ जाएगा 1। इसका मतलब डेटा अपडेट हो गया, राइट, चेंजेस अपडेट हो गए, इसे हम कहते हैं सिंकिंग। तो जब हमने यहाँ पे कमिट किया तो जो भी चेंजेस हमारे रैम में हुए थे वो हमारे डेटाबेस में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम कर्सर से क्या करेंगे, उसी डेटा को फेच करेंगे। अब ये डेटा हमारा हार्ड ड्राइव से आ रहा है। फिर उस डेटा हम बोलेंगे अच्छा देखो तुमने जो डेटा फेच किया ना, हमने जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया उसने कुछ आउटपुट प्रोड्यूस किया था, ठीक है, अब उस आउटपुट को तो बताओ क्या था। तो उसने हमें बताया कि अच्छा वो आउटपुट रोज़ में स्टोर हो गया एक वेरिएबल पे। फिर हमने कहा अच्छा ये जो आउटपुट होगा मोस्ट प्रोबेबली ना एक लिस्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे रोज़ होते हैं डेटाबेस में, तो उन लिस्ट को समझाओ तो वो एक लिस्ट होगा, राइट। और कनेक्शन हम क्यों क्लोज कर रहे हैं, इसे कहते हैं मेमोरी लीक प्रोटेक्शन। अच्छा, अब मेमोरी लीक प्रोटेक्शन क्या होता है, अगर मान के चलो आपने किसी भी चीज़ को ओपन किया रिसोर्स को, तो आप ना हमेशा सिस्टम से कहते हो कि मेरे बिहाफ में ना इस रिसोर्स को ओपन कर दो, मतलब मेरे लिए एक्सेसिबल कर दो। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो पीसी है वो कहता है ठीक है मैं इस रिसोर्स को ना आपके लिए ओपन रखूँगा, आप इसे यूज़ करना। और फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रोग्राम अगर घंटों तक चलता है और मैंने इस रिसोर्स को क्लोज़ नहीं किया, तो कोई दूसरा प्रोग्राम जब इस रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा नहीं, कोई और प्रोग्राम एक्सेस कर रहा है तो आपको हो सकता है लिमिटेड एक्सेस मिले। इसकी वजह से परफॉर्मेंस हिट आ जाती है और मेमोरी लीक्स हो जाती है। अब मेमोरी लीक्स में भी सेम ही सिचुएशन होता है, पर वहाँ पे डिफरेंस इतना है कि अगर कोई थर्ड प्रोग्राम आके इस कनेक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि मेरा प्राइवेट डेटा किसी और के पास चले जाए। तो ये थोड़ा एडवांस है पर ठीक ही है। तो अब हम एक और बार एग्जीक्यूट करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये काम कर जाए, और ये काम कर गया, ठीक है।
यहाँ पे एक बार डेटा चेंज करके देख लेते हैं। CIW लेट्स से सब 11 ही साल के हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे दो चीज़ें नोटिस की। यहाँ देखो, रोहन 1 आया, आशीष 2 आया, दोनों 11 साल के हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि ऑटो इंक्रीमेंट काम कर रहा है। अच्छा, जस्ट टू गिव यू एन अश्योरेंस कि डेटा एक्चुअली में डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, इस बार मैं इन दोनों स्टेटमेंट को इरेज कर दूंगा। राइट, तो जब मैं इन दोनों स्टेटमेंट को इरेज कर दूंगा तो टेक्निकली मैं बस देखो, मेरा प्रोग्राम तो क्लोज है। राइट, अगर मेरा प्रोग्राम क्लोज है तो मतलब मैं कुछ लिख नहीं रहा डेटाबेस में, है ना। अगर मैं कुछ लिख नहीं रहा, ओके, यहाँ पे कमिट भी हटाना होगा क्योंकि ऑब्वियसली हमने कुछ लिखा तो है नहीं, तो मैं बस फैच कर रहा हूँ। तो अगर मैंने कुछ लिखा नहीं है और फैच कर रहा हूँ और अगर डेटा आ गया तो इसका मतलब क्या है, मैंने हार्ड ड्राइव से डेटा को रैम में लोड किया और उसे प्रिंट कर दिया, मतलब हमारा जो डेटाबेस है वो डेटाबेस में एक्चुअली स्टोर हो रहा है। तो चलो इसे रन करके देखते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि वापस से वो रीरन हो गया और आपको लगा कुछ चेंज नहीं हुआ। इस बार मैंने क्लीन कर दिया जैसे ये दिखाने के लिए कि चेंजेस हो रहे हैं। तो फिर से रन करते हैं। ये देखो, यहाँ आगे दोनों के नाम, मतलब डेटाबेस में डेटा चेंजेस तो हो रहे हैं। अभी हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया टेबल्स कैसे बनाते हैं, हमने सीख लिया क्या बोलते हैं क्वेरीज के थ्रू हम डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। हमने ये भी सीख लिया कि अच्छा डेटा को कमिट कैसे करते हैं, मतलब सिंक कैसे करते हैं, मतलब सेव कैसे करते हैं हार्ड ड्राइव में। हमने ये भी सीख लिया कि डेटा को फैच कैसे करते हैं, पर हमने एक चीज़ नहीं सीखी कि डेटा को मॉडिफाई कैसे करना है। तो हमारे पास एसक्यूएल में और भी कमांड्स होते हैं। इंसर्ट उनमें से एक था, लेकिन एक और कमांड है हमारे पास, अपडेट। उसके अलावा कमांड है डिलीट एंड देन सेलेक्ट। तो आपने देख लिया, तो हमने दो कमांड्स देख लिए, सेलेक्ट एंड इंसर्ट, और हम अभी दो कमांड्स और देखेंगे, इंसर्ट एंड अपडेट एंड डिलीट। तो अब मुझे ना ये पहला वाला एंट्री गलत लग रहा है। शायद से रोहन 11 साल का नहीं है, शायद से रोहन 12 साल का और आशीष 11 साल का है। तो क्या अब मैं इस स्टेटमेंट को डिलीट करूँ और फिर से इंसर्ट करूँ? लेकिन वहाँ तो एक दिक्कत हो जाएगी। वो दिक्कत क्या है? रोहन की आईडी चेंज हो जाएगी। अब मैंने क्या कहा था, आईडी गार्बेज है, पर मान के चलो वो आईडी बहुत जगह लिंक हो चुकी है, तो अब मैं नहीं चाहता कि ये आईडी चेंज हो। राइट, अच्छा, रोहन और आशीष के नाम में दोनों जगह एज सेम है, रोहन और आशीष के नाम में चलो नेम डिफरेंट है, पर कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा यूनिक है? हाँ, आईडी हमेशा यूनिक है। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी की है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक और स्टेटमेंट बनाऊँगा, ठीक है। और ये रहा, ओके, इसको भी हटाओ, नहीं, इसको रहने दो, अपडेटेड चेंजेस भी तो आपको दिखाना है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ देख सकता हूँ, ओके, डेटा चेंज नहीं हुआ है, तो अब मैं एक और कर्सर में स्टेटमेंट लिखूँगा। अब कर्सर को मैं कहूँगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। राइट, और मुझे पता है कि आईडी यूनिक है, तो मैं आईडी के थ्रू करूँगा। राइट, तो अब मैं आईडी के थ्रू एक अपडेट स्टेटमेंट लिखूँगा। तो वो अपडेट स्टेटमेंट क्या होने वाला है, मैं कहूँगा कि अपडेट, मतलब अपडेट करना है, किसको करना है? यूज़र्स में। अब यूज़र्स में क्या अपडेट करना है? तो अब मुझे ना यूज़र्स में सेट करना है, किसको? नेम को, एज को। राइट, लेकिन एज है क्या, वो तो मुझे नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि एज डायनामिक है। राइट, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। अच्छा, क्या मैं हर चीज़ के एज को अपडेट कर दूँ? हाँ, अभी जो हमारा स्टेटमेंट है वो हर चीज़ के एज को अपडेट कर देगा, और ये रन करना काफ़ी रिस्की है। मान के चलो ये यहाँ पे क्या गलती कर सकते हो तुम, कि मान के चलो तुमने एक क्लास का डेटाबेस बनाया, तुमने कहा अपडेट एज एंड समथिंग। अब दिक्कत क्या हुई, तुमने ये नहीं बताया कि कहाँ अपडेट करना है, तो ये हर जगह अपडेट कर देगा। तो अब हम इसे बताएंगे कहाँ पे अपडेट करना है। तो अभी तक हमने क्या लिखा, अपडेट मतलब किसी चीज़ को बदलना है। किस चीज़ को बदलना है? यूज़र्स को बदलना है। लेकिन यूज़र्स में क्या बदलना है? यूज़र में एज को बदलना है। नया एज क्या, हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया क्योंकि हमें स्ट्रिंग को अभी फॉर्मेट करना है। उसके अलावा हमने कहा किसके एज को बदलना है, तो हम कहेंगे वेयर। ठीक है, वेयर मतलब ओके, जहाँ आईडी जो है हमारा क्वेश्चन मार्क के बराबर है। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पास डाउन करेंगे, और जैसे कि मैंने बताया था हम वैल्यूज़ कैसे पास डाउन करते हैं,
पैरामीटर्स के थ्रू। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमें एज 12 चाहिए जहाँ पे आईडी 1 हो। एक आईडी किसकी है, रोहन की है। तो हमने कहा ओके रोहन को अपडेट कर दो। कहाँ पे, अच्छा अपडेट यूज़र सेट एज 12 वेयर आईडी इज़ क्वेश्चन मार्क विच इज़ 1। ठीक है। अब इसके बाद ये जो अपडेट्स हैं वो कहाँ हुए हैं, वो हमारे रैम में हुए हैं। तो इन्हें हमें कमिट भी करना पड़ेगा, मतलब हमें सिंक करना पड़ेगा। तो हमने कहा कमिट, इसका मतलब अब ये जो चेंजेस है वो कमिट हो जाने चाहिए। तो इसे रन करते हैं और जैसा कि देख सकते हो अब रोहन की एज 22 है। अच्छा, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अच्छा कुछ ऐसा अपडेट करें जहाँ पे यूनिक ना हो? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान के चलो, इसको अभी हटाओ यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट डाल देता हूँ। राइट, हमने कहा कि इंसर्ट इनटू यूज़र नेम एज वैल्यूज़, यहाँ पे हम कहेंगे आशीष 11। तो इसके बाद हमारे पास 2 आशीष हो जाएंगे। राइट, तो हम इसे प्रिंट कर देंगे एक बार क्योंकि दिखाना ज़रूरी है। तो हमने कहा ओके, यहाँ पे जब हमारा आउटपुट आएगा तो हमें 2 आशीष दिखेगा क्योंकि हमने एक और आशीष डाल दिया। राइट, अब हमने कहा हमारे पास 2 आशीष हैं और दोनों आशीष की एज है आशीष और एज है 11। यहाँ पे आईडीज़ डिफरेंट हो जाएंगे। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शो करूँ, राइट, तो जैसे कि आप देख सकते हो अब 2 आशीष हैं, दोनों की ही एज 11 है। राइट, यप, यहाँ पे हम इसे कमेंट कर, हाँ कुछ अब हम क्या करेंगे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट चेंज कर दें? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा पैरामीटर्स बदल देंगे, हम खेलेंगे इसके साथ। हम कहेंगे अपडेट यूज़र्स सेट, ठीक है। इस बार हम क्या कहेंगे, हम एज की जगह नेम चेंज कर देंगे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके मे बी नेम, और इस बार फिर से हम आईडी को यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे आईडी की जगह ना लेट्स से यहाँ पे भी नेम कर देंगे। राइट, क्योंकि हम दो रोज़ के डेटा को चेंज करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हमारा नया नेम क्या है, तो हमारा नया नेम है लेट्स से अमन। राइट, और हमारा पुराना नेम क्या है, तो वो है आशीष। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे कैपिटल नहीं स्मॉल आएगा लेटर। तो अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, ये क्या कहेगा, अपडेट यूज़र सेट नेम, मतलब अपडेट करना है यूज़र को, उसमें नेम को अपडेट करना है, सेट करना है। उसमें कहाँ सेट करना है, जहाँ भी नाम जो है वो क्वेश्चन मार्क के बराबर हो। तो पहला नेम क्या गया, अमन, जो अपडेट होगा, और पुराना नेम क्या, आशीष, जिसको अपडेट करना है। और जब हम इसको रन करेंगे तो अब आशीष से अमन हो चुका है। तो अब हमने अपडेट भी सीख लिया, लेकिन मैंने ना एक गलती कर दी, मुझे आशीष ही सही नाम था और यहाँ पे 2 एंट्रीज हो गई हैं। अब मुझे पता है ये अमन नाम वाले जितने भी एंट्रीज हैं वो गलत हैं। राइट, अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा अमन को डिलीट करो क्योंकि वो एक गलत एंट्री है। तो हम डिलीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल हम डिलीट कर सकते हैं। हम डिलीट स्टेटमेंट्स के थ्रू इन्हें डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें डिलीट करेंगे कैसे? तो हम एक और कर्सर कमांड लिखेंगे। अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि हम बस कर्सर्स में स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं जो ड्राइवर्स के थ्रू डेटाबेस के पास जा रहा है और डेटाबेस उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस बार हम क्या लिखेंगे, इस बार हम एक डिलीट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम क्या कहेंगे, ओके कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, राइट, नो 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 नो, डिलीट फ्रॉम यूज़र। अच्छा हमने यहाँ पे एवरीथिंग क्यों नहीं लिखा? हमने इसलिए एवरीथिंग नहीं लिखा क्योंकि जब भी हम कुछ डिलीट करते हैं तो पूरा का पूरा रो डिलीट होता है, और अगर रो डिलीट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पूरा रो सेलेक्टेड है, इसलिए हम कहते हैं ओके डिलीट फ्रॉम यूज़र्स। अच्छा अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर दें तो हमारा पूरा डेटाबेस उड़ जाएगा।
सारे रोज हट जाएंगे, डेटाबेस रहेगा बट स्कीमा रहेगा पर डेटा उड़ जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल्ड इरेजर चाहिए, क्योंकि हम किसको उड़ाना चाहते हैं, हम बस अमन के एंट्रीज को उड़ाना चाहते हैं। तो फिर से हम कंट्रोल लाने के लिए क्या करेंगे, हम वेयर का यूज़ करेंगे। मतलब कहाँ पे, जब कर्सर डेटाबेस को घूम रहा है तो कहाँ पे डिलीशन होगा, हम कहेंगे वेयर, राइट। अच्छा, क्या हम आईडी यूज़ करें जैसे कि ये सजेस्ट करें, नहीं, आईडी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को यूनिकली उड़ाना है। अच्छा, आईडी ही क्यों यूज़ करते हैं यूनिकली उड़ाने के लिए, क्योंकि आईडी एक प्राइमरी की है और वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो वो हमेशा यूनिक होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। पर नाम और एज दोनों ही नॉन यूनिक हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें नेम के बेसिस पे उड़ाना है, ओके। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पास कर दिए। तो हमें बस एक ही पैरामीटर देना है, मतलब एक ही आर्गूमेंट देना है, मतलब एक ही ये बताना है क्वेश्चन मार्क को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही क्वेश्चन मार्क है, अभी मैं पूछने वाला था कि एक ही क्यों, फिर मैंने खुद ही बता दिया क्योंकि एक ही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हमें किसे उड़ाना है, हमें यहाँ पे अमन को उड़ाना है, ओके। कुछ तो गड़बड़ है, ओके, हाँ ठीक है, पता नहीं क्या गड़बड़ है पर ठीक है। अब ये जो चेंजेस हुए हैं इसे कमेंट भी तो करना है ना, अभी तक तो इतना समझ आ ही गया होगा। जब भी हम कोई ऐसा चेंज करें जो चेंज हमारे ऑलरेडी स्टोर डेटा को अफेक्ट कर रहा है, उसे हमें सिंक करना पड़ता है। और जब भी हम कोई ऐसा चेंज कर रहे हैं जिससे हमारा डेटाबेस अफेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि रीड, उसमें हमें चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो अब हम कहेंगे कमिट, और कुछ तो गलत हो गया, इनकरेक्ट नंबर ऑफ बाइंडिंग सप्लाइड। कंपाइलर ने हमें धोखा दे दिया है, बहुत बड़ा वाला। यप, अब रन करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो गया। अच्छा, ये हुआ क्या, जो हमारा कर्सर जो है ना, कर्सर हमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम उसे लिस्ट देंगे, पर हमने उसे क्या दिया, स्ट्रिंग दिया। अच्छा, तो हमारे पाइथन ने एरर क्यों दिया था, जब हमने इसे रैप किया था ना, तो पाइथन के हिसाब से ये क्या था, ये एक ग्रुप स्टेटमेंट था। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं ना कि 1+2 × 3, अब मोड मास के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, एडिशन बाद में होता है। तो अगर हम एडिशन को पहले करना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, इन्हें ग्रुप कर देंगे। पर देखो क्या होगा, जब भी हम सिर्फ एक नंबर को इसके अंदर रखेंगे तो ये इवेल्युएट होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो कंपाइलर ने हमें यही कहा कि देखो तुमने अमन को एक ब्रैकेट में डाल दिया, पर अमन में कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं हुए, तो ये जो तुम प्रायोरिटी क्रिएट करने की कोशिश करो ना ब्रैकेट्स के थ्रू, ये तो यूजलेस है, क्योंकि पाइथन में हम प्रायोरिटीज़ भी ऐसे ही क्रिएट कर रहे हैं ग्रुपिंग करके ब्रैकेट्स के थ्रू। तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इसका मतलब पाइथन को क्या समझ आ गया, अच्छा तुम प्रायोरिटी क्रिएट नहीं कर रहे, तुम्हें ब्रैकेट के थ्रू बोर्ड मास के रूल्स को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, तुम कॉमा डाल के एक लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो भले ही तुम्हें लग रहा हो कि अच्छा यहाँ कॉमा के बाद कुछ नहीं है तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, पर नहीं, ये एक सही स्टेटमेंट है। हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, मैं एक लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूट जो है कर्सर के अंदर फंक्शन है, वो हमसे एक लिस्ट एक्सपेक्ट करता है। जब मैंने ये किया, हमारा पाइथन भी चुप हो गया कि अच्छा हाँ हाँ मेरे को समझ आ गया तुम क्या कर रहे हो, और हमारा स्टेटमेंट में काम कर गया। अब हमने इतना सीख लिया कि अच्छा बेसिक कमांड्स कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और कमांड है, हाँ काफ़ी यूनिक है, पर इसे यूज़ मत ही करना मैं कहूँगा। इसके अलावा हम पूरे के पूरे डेटाबेस को भी उड़ा सकते हैं, और वो काफ़ी सिंपल कमांड है। जब हम डेटाबेस को उड़ा देंगे, देखना ये सेलेक्ट वाला स्टेटमेंट काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अब हम डेटाबेस को ही उड़ा देंगे। हमने कहा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और हमने कहा ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट यूज़र, मतलब अगर कोई टेबल एग्जिस्ट करता है यूज़र के नाम से तो उसे उड़ा दो, फिर उसे सेव कर दो। तो जब मैं इसको रन करूँगा टेबल उड़ जाएगा और हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये टेबल यूज़र से सेलेक्ट कर रहा है लेकिन वो टेबल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। ओके, ठीक है। अब हमें इतना समझ आ गया कि ड्रॉप और क्रिएट का कैसे यूज़ करना है टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए, पूरे के पूरे टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए। काइंड लाइक डब्बा बनाना, डब्बा उड़ा देना, ठीक है। तो
हम अंदर चेंजेस नहीं करेंगे, बस हम एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 2 कमांड का यूज़ करेंगे, ड्रॉप और क्रिएट का। उसके अलावा हमारे पास 4 और कमांड है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट क्या करता है, अब जो आपने स्ट्रक्चर बनाया उसमें डेटा डालता है। सेलेक्ट क्या करता है, स्ट्रक्चर में जो डेटा है उसे सेलेक्ट करता है। डिलीट क्या करता है, जो आपने डेटा एंट्री किया मतलब रोज़ जो डाला है उसे डिलीट कर देगा डेटाबेस में से। और अपडेट क्या करता है, कुछ रो में अगर आपने कोई फॉल्टी डेटा डाल दिया तो उसे उड़ा देता है। वहीं वहाँ पे वेयर क्लॉज क्या करता है, वेयर क्लॉज बताते हैं कि अच्छा ये जो चेंजेस है वो कहाँ पे करना है स्पेसिफिकली। और क्वेश्चन मार्क क्या करता है, क्वेश्चन मार्क हमारे फॉर्मेटिंग में काम आता है। ठीक है, कर्सर क्या करता है, कर्सर हमारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, डेटाबेस में चेंजेस करता है। और उसके अलावा जो डेटाबेस हमारा आउटपुट करता है उसको हमें फेच करके देता है। फेच का मतलब ग्रैब करके देता है। कनेक्शन क्या है, कनेक्शन हमारे डेटाबेस के थ्रू एक कनेक्शन है जो ड्राइवर के थ्रू बिल्ड हुआ है। और ड्राइवर क्या है, ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे नेटिव डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। काइंड लाइक अगर एक बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझाया जाए तो डेटाबेस एक पर्सन की तरह है जो हर कुछ याद रखता है, वहीं ड्राइवर एक मिडल मैन की तरह है जो डेटाबेस से बात करता है। कर्सर एक लॉयर की तरह है जो डेटा क्या बोलते हैं क्या ड्राइवर को बता रहे कि डेटाबेस से बात क्या करना है। और जो हमारा पाइथन है वो लॉजिक है जहाँ पे सब कुछ मिलके एक साथ काम कर रहा है।